नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 12 फरवरी को भोपाल में आज़ाद समाज पार्टी की जो रैली हुई थी, उस रैली में जो भीड़ जुटी थी उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कलह मच चुकी है कि आखिर कैसे इस बार हम आदिवासियों को साधने की कोशिश करें कि जो भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा रहे हैं वो हमारे पक्ष में बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आदिवासियों को आज तक सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक माना जाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में अधिकतर आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए थे, लेकिन इससे पहले वो परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक थे। लेकिन इसमें इस बार सबसे बड़ी सेंधमारी लगाई है आज़ाद समाज पार्टी ने। तो आइए, हमारे साथ बैठे हैं आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो आपको ये बताना चाहेंगे कि पार्टी का मुद्दा क्या है, पार्टी की रणनीति क्या है, इस बार पार्टी चुनाव में किस तरह से युवाओं को, आदिवासी लोगों को किस तरह से साधने की कोशिश करेगी। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बता रहा हूँ। मेरा नाम सोनू आज़ाद है, भीम आर्मी जिला संयोजक से एवं आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता। हमारे यहाँ बैठे हुए सभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आपने कहा कि क्या है कि 12 फरवरी की रैली को देखकर भाजपा कांग्रेस की नींद उड़ गई और आदिवासियों को साधने में, देखिए हम लोग आदिवासी भाइयों से कहना चाहते हैं, भैया आपको अभी तक वोटर समझा गया था, ओनली वोटर। लेकिन इस बार बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐलान किया कि इस बार मैं आपको वोटर नहीं, मैं आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊँगा। इसलिए सभी आदिवासी भाइयों से अपील है कि आइए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़िए और अपने शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाइए। जैसा कि आपने कहा कि ये भीड़ ये शोषित वंचित की थी, पीड़ित की थी, जो भाजपा कांग्रेस से पीड़ित है, जो भाजपा कांग्रेस के आतंक से प्रभावित है, वंचित है उनके अधिकारों से। कि भाजपा से पीड़ित हैं, उनसे कांग्रेस से पीड़ित हैं, इन पीड़ितों की आवाज़ को आज तक नहीं सुना गया। जो भी सरकारें आई, मध्य प्रदेश में आज तक जो भी चुनाव हुआ वो 2 दलीय चुनाव हुआ, यानी भाजपा और कांग्रेस थी। इस बार जो भीम आर्मी ने जो रणनीति बनाई है, जो मुद्दा है, तो क्या मैं मुद्दे के बारे में जान सकता हूँ आपसे? भीम आर्मी का मुद्दा ये है कि हम क्या है कि अभी तक आपने जैसा कहा कि भाजपा कांग्रेस ने मतलब सरकार बनाई कि अभी तक किसी पार्टी ने उसके अलावा आई, लेकिन इस बार क्या है कि आज़ाद समाज पार्टी है। क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आप कहीं देख रहे होंगे, आप तो पत्रकार वगैरह, तो आप क्या हर क्षेत्र में जाया करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जितने भी मुद्दे हैं क्षेत्र में, चाहे आपका ज़मीन से लेके सत्ता तक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार क्या कि आज़ाद बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि हम आदिवासी भाइयों के लिए उनको CM बनाएंगे। क्योंकि इसलिए जब क्या कि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता पावर की चाबी है, इसलिए सत्ता में जब तक काबिज नहीं होंगे तब तक हम SC ST के अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सड़क के साथ साथ चाह रहे हैं कि हम संसद तक पहुँचें। आप अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि भाजपा के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में आदिवासियों का, दलितों का शोषण होता है, उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है, अधिकारों से वंचित किया जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं आपको उदाहरण दे, छतरपुर का कांड देख लीजिए। एक SC परिवार के बारात आई थी, वहाँ पे तथाकथित कथावाचक, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेना तो मेरे लिए अशोभनीय होगा, क्योंकि ऐसे कथावाचक आज भी समाज में मौजूद हैं कि जो SC समाज की बारात आती है और वहाँ बाजा या साउंड बजाने पर बारात में, बताइए कि एक बारात में उसके साथ तमंचा लेके आते हैं कुछ गुंडे और वहाँ डराते धमकाते हैं, ये है। और राजस्थान में आप कांग्रेस की बात करते हैं, राजस्थान में देख लीजिए जितेंद्र मेघवाल का और बहुत से हैं, इंद्र मेघवाल के बहुत से कांड हैं जो आपको दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं। आपने ऐसा क्यों कहा कि नाम लेना हमारे लिए अशोभनीय होगा? ऐसा क्यों कहा? अशोभनीय इसलिए कि मैं क्योंकि संविधान को मानने वाला हूँ, मैं कभी किसी को गलत शब्द बोल नहीं सकता। क्या वो लोग जो कथावाचक होते हैं, जो छतरपुर की जो कांड हुई, क्या वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं? तो वो लोग संविधान को मानते हैं तो संविधान की ना बात करते हैं, वो तो दूसरी विचारधारा की मानते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था उसमें लिखा था हम सब भारत के लोग, उन्होंने थोड़ी ना कहा था कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख, ईसाई। तो क्या भाई साहब ने कहा कि हम लोग संविधान को मानते हैं और जो कथावाचक लोग हैं वो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्या लगता है कि मान लीजिए हिंदू राष्ट्र, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के, तमाम बिरादरी के लोग बैठे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र, भारत जैसे विविधता वाले देशों में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता? ऐसा मानना तो हमको तो हिंदू राष्ट्र दिख नहीं रहा, कहाँ पे है हिंदू राष्ट्र?
हिंदू राष्ट्र है कहाँ? अच्छा, क्यों नहीं है हिंदू राष्ट्र? भाईचारा हम लोगों को उसी तरह है पहले से ही। हिंदू मुस्लिम के सिख ईसाई को लड़ाने की ये बात कर रहे हैं, ये मनवादी लोग हैं। हिंदू राष्ट्र की बात इतने समय से हो रही है, जो वर्तमान में मौजूद में केंद्र सरकार है, आपके एमपी स्टेट में भी भाव उसी पार्टी की सरकार है, यानी एक तरह से डबल इंजन की सरकार है। क्या डबल इंजन की सरकार में आप युवा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं? हमें तो कभी नहीं हुआ इनके, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। बीजेपी सरकार देख लिए, हाँ, कांग्रेस सरकार देख लिए, हाँ। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हम युवाओं के लिए कुछ काम ही नहीं रहा है। बोल रहे थे हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, मगर आज तक कभी रोज़गार हमको लोगों को मिला। इतनी सारी बेरोज़गारी है सर, आप देख सकते हैं अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं है। अब चुनाव आ गए हैं ना, तब दिखाने के लिए देख रहे हैं शिक्षा भर्ती, वन रक्षक, पटवारी वैकेंसी सारी। इससे पहले सरकार सो रही थी क्या? इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है सर, और कुछ नहीं। तो आप युवा हैं, एक युवा होने के नाते मैं यही कहूँगा, युवाओं के सामने बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा में आज के समाज में शिक्षा में रटा एक तरह से रटाऊ, जैसे कि युवा आज डिग्री पा गया और जब नौकरी की तैयारी करने लगता है तो जो भी वैकेंसी आती है वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट में केस चलेगा। तब तक युवा जो है न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र जो होती है उसकी सीमा निकल जाती है। फिर ऐसी सरकार बार बार युवक क्यों ला रहा है? यही तो गलती है कि सबसे ज़्यादा वोटर तो युवा ही है, गलती तो युवा कर रहा है। सर इस बार नहीं होगी ना सर, इस बार हमारी आज़ाद समाज पार्टी आएगी। इस बार हमको तीसरा कौन सी गारंटी दे रहे हैं गलती नहीं होगी? नहीं होगी ना सर। हम युवा ही देश को बदलते हैं और युवा ही देश को चलाते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब के सब युवा हैं, तो सब के सब। लेकिन गारंटी किस तरह दे रहे हैं कि इस बार गलती नहीं होगी? इस बार हमारे विचारों में कुछ और है, आपके विचार कुछ और है। नहीं, इस बार हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार आएगी और युवाओं को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा सर। अच्छा ये बता दीजिए, चंद्रशेखर जी आएंगे, किस तरह का बदलाव आएगा ये बता दीजिए। सर यहाँ बदलाव होगा युवाओं के लिए, जो वंचित समाज है उनके उत्थान के लिए। यहाँ पे समानता होगी, हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये कोई कुछ नहीं रहेगा सर, समानता होगी। गारंटी है, सब के सब बात करते हैं, हम आएंगे वंचितों के उत्थान की बात करेंगे, हम आएंगे भाईचारा लाने का काम करेंगे, गारंटी सब तो सब कहते हैं। अभी तो उन्हीं की सरकार है ना। हाँ, सरकार तो उन्हीं की है अभी। हाँ। अभी क्यों नहीं है? एक बार मौका दिया जाए। अभी क्यों नहीं है ये बताइए। अभी नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। नहीं लगता है हमें तो कभी नहीं लगा। हाँ, क्योंकि सर वो भाजपा वाले कहते हैं हमको तो लगता है। अरे भाजपा वाले बोलने के तो सब कुछ बोलेंगे वो, हाँ, करके क्या-क्या दिखाएं बोल तो। देते हैं, बता दें। अरे कहने को दिखाएंगे, दिखाने को तो बहुत कुछ दिखाएंगे कि हम ये करेंगे। मामा शिवराज तो ये बोलेंगे हम ये करते हैं, घोषणा मंत्री को तो क्या बता दे क्या कर दे देंगे। काम कुछ नहीं करते हैं। क्या कर रहे हैं? वो घोषणा मंत्री हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं सर। अच्छा, घोषणा मंत्री हैं। जी सर, रोज नए नए कुछ वादे होते हैं, सिर्फ वादों पर अमल नहीं होता है सर। अभी क्या कन्यादान योजना होती है, फलाने योजना होती है, सिर्फ योजनाएं होती हैं, काम नहीं होता है। अभी देख लीजिए आदिवासी सम्मेलन हुआ था, आदिवासियों को वहाँ पैसे देकर बुलाए गए थे, गाड़ियाँ देकर बुलाई गई थी। और आप देख सकते हैं अभी जो एक्सीडेंट हुआ सीधी मार्ग में, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ मगर मानवता को तार कर देने वाली वहाँ पे खबर आई है। वहाँ पे टालिये में जो कचरा ढोने वाले सामान होते हैं ना, उनमें सब ले जाए गए आदिवासियों को। आप देख सकते हैं मानवता का धर्म है, उनको अच्छे से ले जाना चाहिए। वहाँ कचरे ढोने वाली गाड़ियों से उनको लेके जाया गया सर। इस भाई साहब ने अभी जो सम्मेलन की बात कही, जो सबरी माता की जयंती पर कोल जनजाति का सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन में इन भाई साहब ने कहा कि पैसे दे करके अधिकतर से अधिकतर आदिवासियों को बुलाया गया था। एक रिपोर्टर होने के नाते मैं भी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था और ये सच है। और इसके बाद उस सम्मेलन से लौट रही तमाम अपने अपने ज़िले को जा रहे थे, लेकिन सीधी में जो घटना घटित हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल वहाँ पर पहुँचने के बजाय अमित शाह के साथ बैठक करने में मशगूल थे। तो सीधी में जो घटना घटित हुई सबको जानकारी है क्या? जी सबको जानकारी है। तो क्या इसका जिम्मेदार कौन है, अमित शाह या शिवराज सिंह चौहान? पूरी बीजेपी सरकार इसके जिम्मेदार है सर, क्योंकि वो पैसे देकर हमारे लोगों को बुलाती है। वो सेवरी के नाम पर लोगों की बलि चढ़वा दिए हैं, समझिए। वो यही करते हैं आदिवासियों को, और जैसे लोगों को गुमराह करते हैं, और जितनी क्षमता उससे लोगों को ले जाते हैं पैसे से, साड़ी देने के लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते गुमराह करके लोगों को ले जाते हैं।
फिर ऐसे कांड हो जाते हैं और कुछ होगा भी नहीं यहाँ पर, सब ऐसा मैटर दबा दिया जाएंगे। ले गए तो अंतिम यात्रा वही कचरे वाली गाड़ी से ढुलवाते हैं। इनका इलाज भीम आर्मी करेगी अच्छे से। अभी मैं बात कर रहा था सुरक्षा को लेकर के, तो जैसा सीधी में जो घटना घटित हुई उसमें कुछ बच्चे भी मारे गए हैं। हाल में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? तो आप एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है अपराध के मामले पे। और हमारे मामा जी कहते हैं कि भैया हम बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज भी देख सकते हैं कि हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। आज भी आए दिन रेप की घटनाएं आती हैं, कहीं घटनाएं आती हैं कि भैया कहीं किसी बहन की हत्या हुई तो कहीं किसी 80 साल बुजुर्ग के साथ कांड हो गया तो कहीं किसी 60 साल महिला के साथ कांड हो गया। आखिर इसका कारण क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, मामा क्यों कहते हैं? शिवराज जी को मामा क्यों कहते हैं? वो खुद को मामा अपनी मतलब वो कहते हैं कि मैं अपनी भांजियों की रक्षा करता हूँ, लेकिन सुरक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ वो क्या बात कर रहे हैं मामा जी? तो कन्या योजना लेके आए, लाडली बहना योजना लेके, इतनी सारी योजनाएं लेकर आए हैं और आप बात बता रहे हैं। नहीं, ये चुनाव को देखते हुए लाया गया है और चुनाव के बाद तो सब खत्म। आपने देखा होगा कि इससे पहले क्या कि जब मोदी जी की सरकार आई थी तो चुनाव आया था लोकसभा का भी, तो उसमें कहा था मैं अब सभी के 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे। शायद आपके अकाउंट में आए होंगे तो मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। आपका पैसा तो खाली है, कहाँ पैसा आया? नहीं, मेरे अकाउंट में तो नहीं आया, शायद आपके अकाउंट में आया हो। हमारे अकाउंट में कैसे आएगा? हम आप तो युवा हैं, आप तो कहते हैं हमारे नहीं आया तो आपके कैसे आएगा? भाई आप लड़ते हैं, हम आपको लड़वाते हैं, आप लड़ते हैं, तो जब आपके पास नहीं है हमारे पास कैसे आएगा? आप तो कहते हैं कि भैया क्या कि योजना जो आती है तो शायद आप तक पहुंचती, हमारे तक तो नहीं पहुंचती, ना तो हमारे समाज के किसी तक पहुंचती। आज भी योजना, आज भी देख लीजिए आप, जैसे आवास योजना का देख लीजिए, हमारे SC ST के बहुत से घर हैं कि जहाँ आज भी छत की चू रहे हैं। आपने आवास योजना की बात की, अभी मैं जैसे एंट्री किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के आवास नहीं बने हैं और स्वच्छ भारत की बात हो रही थी, तमाम गंदगियाँ पड़ी हुई हैं। क्या मुझे लगता है कि इस इलाके के सफाई कर्मचारी कभी साफ सफाई करने आते होंगे कि नहीं आते होंगे? इस इलाके के सफाई कर्मचारी ड्यूटी तो लगा दी जाती, लेकिन जिसको नौकरी मिलती वो नौकरी नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो कई मंत्री जी के करीबी हैं, कई विधायक जी के करीबी हैं, इसलिए वो हमारे फिर जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनको उसमें ठेका के तौर पे रखा जा रहा है। अच्छा, इसलिए उन विचारों कमजोर कौन है? हमारी SC ST काहे कमजोर हैं वो? अब क्यों कमजोर? आप क्यों कमजोर समझ रहे हैं? कोई बता देगा SC ST लोगों को भाजपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कमजोर समझ करके उन्हें से वोट बैंक माना जाता है आज तक? अभी तक ये देखिए जितनी भी योजनाएं आई उन तक तो पहुंचती नहीं, इसलिए पहुंचती है, गारंटी के साथ नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती। क्या मतलब कुछ क्या योजनाएं जो आती है ये लगता है कि वो भेदभाव के तरीके से आती हैं, अपनों को दिया जाता है, जो वोट नहीं देते हैं उनकी पहचान करके उनको नहीं दिया जाता है? नहीं, जैसे आपने अभी देखा कि सीधी वाला जो अभी सीधी वाला कांड हुआ है, इसी तरह मतलब और भी मतलब रैलियाँ हुई हैं भाजपा की, उसमें मैं देखा कि प्रशासनिक जो अमला, प्रशासनिक क्या कि कभी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ तो प्रशासनिक अमले की ड्यूटी लगा दी गई थी कि भैया आप इतने क्षेत्र से लाइए इतनी भीड़, यदि भीड़ नहीं लाते तो आपको नोटिस जारी। कुछ हमारे आपके डभौरा क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया सचिव को। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब सरकार से लोग खुश होते हैं, BPL कार्ड बंद कर दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को मतलब उठा के, जैसे कोई गोद में उठा के लाए, अभी देख ले सीधी वाले कांड में छोटा सा बच्चा अपनी माता पिता का श्रद्धांजलि दिया। ये सोचने वाली, हम ऐसे BJP सरकार का धिक्कार करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, क्या लगता है वो कांग्रेस या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन की कोई योजना है आपकी पार्टी की? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। हमारा तो गठबंधन बहुजन समाज से है, हमारा गठबंधन हमारे SC ST OBC से है। बहुत सही बात। हमने जो बात पूछी, इन्होंने बताया कि पार्टी का नाम न लेकर करके समाज के लोगों के साथ अपना गठबंधन बताया है। अभी ये हमारी शुरुआत है और आज़ाद समाज पार्टी और अन्य भी पार्टियां जो आ रही हैं मध्य प्रदेश में, भाजपा और कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी का नाम लिया जाएगा जिससे सभी पार्टियां डरी हुई हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, उसके साथ गठबंधन करना चाहती हैं, क्या आज़ाद समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगा या अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा? तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से।